स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 4। तो यूनिट 3 हमारा चल रहा है, टोटल इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं। ऑलरेडी मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ, सभी की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है और जाके आप चेक कर लेना और पढ़ लेना। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल। तो पहले हम इसे थोड़ा ऊपर से मोटा मोटा समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद ये जो पूरी थ्योरी दी है इसके हिसाब से हम इसे समझते चलेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल क्या होता है। तो एजुकेशन ट्रेनिंग, आपको पता है एजुकेशन क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, लेकिन हॉस्पिटल में किस चीज़ की एजुकेशन, किस चीज़ की ट्रेनिंग, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है और आपको जो है बी फार्मेसी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, आपकी स्किल्स को जो है इम्प्रूव किया जाता है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं ताकि आप जो है पूरे अच्छे तरीके से बी फार्मेसी को कंप्लीट करके और एक अच्छे फार्मासिस्ट बन पाओ। तो सेम उसी तरह से हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स रहते हैं तो उनको भी क्या है, समय समय पे एजुकेट करना रहता है। कोई नए नए जो हेल्थ वर्कर्स आए हैं वहाँ पे, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है, तो उनको क्या है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उन्हें समझाया जाता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है। तो जो भी नए वर्कर्स आते हैं या फिर जो पहले से काम कर रहे हैं तो उनको क्या है, समय समय पे जो है उन्हें एजुकेशन और जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है, उन्हें जो अप टू डेट किया जाता है समय के साथ। तो बिल्कुल यही काम क्या है हॉस्पिटल में हमारे होता है। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेट करना। तो यही होता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल। तो इस चैप्टर में हम प्रॉपर देखने वाले हैं कि क्या एजुकेशन उन्हें दी जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें यह भी देखेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहता है, यानी जो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज रहती हैं, जो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या है, जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे, तो अगर क्या है वहाँ पे जो प्रॉपर एजुकेशन और जो ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाएगी तो वहाँ का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो वहाँ पे करेंट एम्प्लॉयज़, यानी जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, नर्सेज वगैरह और भी जो है अलग अलग एम्प्लॉय रहते हैं, तो वो जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो इससे क्या होता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो क्या इम्प्रूव होती हैं, यानी उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या इम्प्रूव होती है। इसके अलावा क्या है, ये जो पॉजिटिवली एक इम्पैक्ट भी डालता है, ठीक है, और जो ओवरऑल क्वालिटी रहती है ये हेल्थ सिस्टम की, उसको क्या है इम्प्रूव करता है, उसे एनहेंस करता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आपको इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है और आपको जो है पढ़ना है इसे, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आने हैं, तो उनको आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो हेल्थ सिस्टम रहता है तो उसमें क्या है, ये थाउजेंड ऑफ जो कोर्सेज हैं वो ऑफर करते हैं, यानी अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज को ये ऑफर करते हैं। तो इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जो मैंडेटरी रहते हैं, जो क्या करने ही करने रहते हैं। अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो कुछ जो कोर्स हैं उसे क्या करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मैंडेटरी कोर्सेज रहते हैं तो इसमें हमारे आ जाते हैं कॉम्प्लायंस, प्राइवेसी, क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट। तो ये हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज रहते हैं जो क्या मैंडेटरी रहते हैं और उसे जो है करना ही रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ ऑप्शनल भी आ जाते हैं, जो अलग से हमको जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये अलग से भी क्या है ऑप्शनल कोर्सेज जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं ऑप्शनल में। तो ये हमारे दो तरह के इसमें जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं, यानी दो तरह की ट्रेनिंग हमारी दी जाती है, जिसमें एक मैंडेटरी होती है और एक हमारी ऑप्शनल रहती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या है, जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या है इंप्रूवमेंट आती है, उनकी स्किल क्या है इम्प्रूव होती है। दूसरा, वहाँ पे सेफ्टी और जो कंसिस्टेंसी है तो वो बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि उन्हें जो सेफ्टी वगैरह के बारे में पता चल जाएगा, किस तरह से सेफ्टी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। साथ में क्या है, उनके जो काम करने की जो कंसिस्टेंसी है तो वो भी हमारी बनी रहेगी। इसके अलावा हम बात करें एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या सेटिस्फाइड होगा, यानी उसे क्या अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाएगा, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जब वो काम करेगा अच्छे तरीके से, प्रॉपर अपने एक वे में काम करेगा, ठीक है, तो उससे क्या उसे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ठीक है, और किसी भी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल रहता है, जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं। तो
फार्मासिस्ट का कहाँ कहाँ पर जो है रोल रहता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका जो रोल रहता है वो रहता कहाँ कहाँ पे है। एक तो रहता है हमारा डिस्पेंसिंग एरिया में, दूसरा हमारा पेशेंट केयर एरिया रहता है, फिर हमारा जो डायरेक्ट पेशेंट केयर, फिर हमारा जो है जनरल उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो उसे फॉलो करनी रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग एरिया की, तो वहाँ पे जो है फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो डिस्पेंसिंग एरिया रहता है तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या काम रहता है कि जो पॉलिसीज़ वगैरह जो अप्लाई की यानी जो स्टेबलाइज की गई हैं डिस्पेंसिंग एरिया में, जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, तो वो क्या है प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या है इंश्योर करना, ये काम रहता है हमारे फार्मासिस्ट का। दूसरा हम बात करें तो जो ड्रग कंट्रोल रहता है यानी एक प्रॉपर ड्रग कंट्रोल रहता है, तो ये काम भी हमारा क्या है फार्मासिस्ट का रहता है कि ड्रग्स के ऊपर क्या है कंट्रोल करना। ड्रग कंट्रोल की हम बात करें तो इसमें दो चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। एक तो हमारे जो ड्रग वहाँ पे स्टोर्ड है और जो डिस्पेंस किए जा रहे हैं, जो पेशेंट को दिए जा रहे हैं प्रिस्क्राइब ड्रग, तो उनको क्या है प्रॉपर्ली उन्हें इंश्योर करना कि सही तरीके से जो ड्रग है उन्हें स्टोर किया जा रहा है और सही तरीके से उन्हें डिस्पेंस किया जा रहा है। दूसरा हम बात करें कि जितने भी वहाँ पे स्टेट एंड जो फेडरल ड्रग लॉज होते हैं, ठीक है, जो कानून बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल ड्रग लॉज बनाए गए हैं, तो उनको जो है प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना भी फार्मासिस्ट का जो है काम रहता है, और वो भी हमारे डिस्पेंसिंग एरिया में। नेक्स्ट अब इसी में हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ों को जो इंश्योर करना फार्मासिस्ट का काम रहता है। जैसे क्या है कुछ हमारे जो एडमिक्सचर रहते हैं, एडमिक्सचर का मतलब होता है कि हम क्या है एक दवा को दूसरी दवा के साथ मिक्स करके कोई नई प्रिपरेशन बनाए। एक हमारा रहता है एक्सटेम्पोर्नियस, ठीक है, तो एक्सटेम्पोर्नियस प्रिपरेशन क्या रहती है, तो इसका मतलब रहता है स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को क्या है लिखना या फिर उसे उस काम को करना या फिर क्या उस चीज़ को बोलना, ठीक है, जिसकी हमने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है, उसकी हमने तैयारी नहीं की है। तो इस तरह की अगर कोई प्रिपरेशन बनाई जा रही है जिसकी क्या है कोई प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं की गई है पहले, उसे क्या है जो डायरेक्टली जो है प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोनियस प्रिपरेशन। ठीक है, और एडमिक्सचर आपको पता ही है कि क्या है दो हमारी जो अलग अलग ड्रग्स हैं या फिर दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, तो उनको क्या है मिक्स करके एक नई तरह की प्रिपरेशन बनाई जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि जो एडमिक्सचर्स बनाते हैं, जो एक्सटेम्पोनियस जो प्रिपरेशन बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कुछ नई नई टेक्निक्स का यूज करके और तब हम जो है ना प्रिपेयर करते हैं। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना फार्मासिस्ट का काम रहता है। वो इस पर प्रॉपर जो अपनी नज़रें बनाए रखता है कि किस तरीके से जो है प्रिपरेशंस बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है इंश्योर करना भी फार्मासिस्ट का काम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिस्पेंसिंग एरिया रहता है, तो वहाँ पे क्या है जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनको क्या है जो है वहाँ पे मेंटेन करना, ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। ठीक है, और जो बिलिंग वगैरह होती हैं तो उन सभी को भी क्या है प्रॉपर जो है मेंटेन करना। इसमें क्या है जैसे पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखना। एक्सटेम्पोनियस कंपाउंडिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना। इंट्रावीनस एडमिक्सचर रिकॉर्ड या फिर उसकी जो बिलिंग होती है, तो उस चीज़ को भी क्या है मेंटेन करना है ना। और फिर क्या हमारे इन्वेस्टिगेशनल ड्रग रिकॉर्ड, तो इसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह को जो प्रॉपर मेंटेन करना। और फिर हमारी जो मंथली रिपोर्ट्स रहती हैं, तो उनको जो है प्रॉपर कलेक्ट करके उनको जो है एक अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करके वहाँ पे रखना। तो ये काम हमारा रहता है फार्मासिस्ट का। और ये अभी हम डिस्पेंसिंग एरिया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो नए नए जो पर्सनल्स आ रहे हैं जो डिस्पेंसिंग एरिया में जिन्हें काम करना है, ठीक है, जो फार्मेसी में जिन्हें काम करना है, तो वो जो भी नए पर्सनल्स हैं तो उनको क्या है प्रॉपर ट्रेनिंग देना, यानी कुछ पॉलिसीज और जो प्रोसीजर होते हैं उनके थ्रू क्या है उन्हें प्रॉपर जो है ट्रेंड करके तब उन्हें क्या है डिस्पेंसिंग यूनिट में उन्हें रखा जाता है, उन्हें जो अपॉइंट किया जाता है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना जो फार्मासिस्ट का काम रहता है। ठीक है, तो जो नए नए पर्सनल आ रहे हैं उन्हें जो प्रॉपर जो पॉलिसीज या फिर जो रूल्स बनाए गए, जो प्रोसीजर बनाए गए, तो उनके थ्रू क्या है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसे डिस्पेंसिंग एरिया में जो उसे जो है जॉब देना या फिर क्या उसे जो है अपॉइंट करना, ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिस्पेंसिंग एरिया रहता है, यहाँ से दवाइयाँ जो डिस्पेंस की जाती हैं, तो वो क्या है नीट क्लीन और जो ऑर्डरली होना चाहिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो क्या है सिस्टमेटिक रखी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो ड्रग इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को जो है अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे फार्मेसी, मेडिकल एड जो नर्सिंग स्टाफ है, अगर उसे किसी जो है ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज़ को जो है प्रोवाइड कराना, जो ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड कराना, तो ये काम भी हमारे फार्मासिस्ट का रहता है। तो ये हमने बात कर ली डिस्पेंसिंग एरिया में जो फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट केयर एरिया, तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि पेशेंट को जो ड्रग दिए जा रहे हैं तो उस चीज़ को जो सुपरवाइज करना, उस पर जो नज़रें बनाए रखना कि किस तरीके से ड्रग को दिया जा रहा है। और जो भी ड्रग जो दिया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि क्या है जब पेशेंट को जब ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है तो उसमें काफ़ी सारे इंजेक्शंस वगैरह भी डाले जाते हैं ड्रिप के अंदर।
तो इन चीज़ों पे जो है सभी पे निगाह रखना कि जो आईवी जो इंट्रावीनस जो डोजेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या है जो इंट्रावीनस जो इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो क्या है जो एक्यूरेटली और क्या करेक्ट वे में जो दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, जितने डोज की ज़रूरत है उतना ही दिया जा रहा है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को रिव्यू करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसे जो है सुपरवाइज करना, ये काम जो है फार्मासिस्ट का रहता है पेशेंट केयर एरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि कंफर्म पीरियोडिकली दैट एडमिनिस्टर्ड डोजेज आर नोटेड करेक्टली ऑन द पेशेंट चार्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी ड्रग्स वगैरह पेशेंट को दिए जा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को जो है नोट करके जो पेशेंट चार्ट रहता है, जिस पे क्या है पेशेंट की जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर नोट करना कि कितना ड्रग उसे दे चुके हैं, कितना उसे देना है, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो मेडिकेशन है वो क्या है पेशेंट चार्ट के ऊपर जो है उसे अच्छे तरीके से नोट करना, ठीक है। तो ये काम भी हमारे जो फार्मासिस्ट का रहता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नार्कोटिक ड्रग रहते हैं तो उनको क्या है सही तरीके से जो करेक्ट तरीके से उनको अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से उन्हें रखना। और अगर फिजिशियन ने अगर इन्फॉर्म किया है फार्मासिस्ट को कि जो है इसके जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको बंद करना है, यानी ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, तो उसको जो फॉलो करना है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना क्या है फार्मासिस्ट का काम रहता है। और जो नार्कोटिक ड्रग है उन्हें क्या ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स के तहत जो उनको जो बंद करना उन ड्रग्स को, जब तक कि जो फिजिशियन है वो जो ऑर्डर द्वारा से ना देते फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फार्मासिस्ट रहता है तो वो क्या नर्सेज होती हैं वहाँ पे, और जो फिजिशियंस रहते हैं, जो डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनसे क्या है कम्युनिकेट करके मेडिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यानी मेडिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उनको जो उनके साथ डिस्कस करना, तो ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। तो ये कुछ होते हैं हमारे फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या है पेशेंट केयर एरिया में जो है उन्हें देखनी रहती है फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट पेशेंट केयर की। तो पेशेंट केयर एरिया में जो उसे क्या क्या ध्यान रखना रहता है वो तो हमने देख लिया। अब डायरेक्ट जो पेशेंट की किस तरीके से केयर की जाती है, तो इसमें क्या है जो पेशेंट होता है तो ड्रग के बारे में उसकी हेल्प करना, यानी उसे ड्रग किस तरीके से लेना है, तो डायरेक्ट जो है पेशेंट से बात करना, तो ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो फार्मासिस्ट होता है तो उसको क्या हेल्प करनी रहती है फिजिशियन की, यानी जो डॉक्टर्स रहते हैं, तो फार्मासिस्ट की एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या है थोड़ी हेल्प की जाए, फार्मासिस्ट क्या है उनकी थोड़ी हेल्प करे कि यानी डोज का जो सिलेक्शन है तो वो कैसे करना है, उसका क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए ड्रग डोजेस का, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, यानी ड्रग को कब लेना है, कितने टाइम पे लेना है, तो ये जो जितनी भी हेल्प्स हैं तो ये क्या है जो फार्मासिस्ट है वो प्रोवाइड कराता है फिजिशियन को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पेशेंट की जो टोटल ड्रग थेरेपी है, यानी जितनी भी उसकी जो मेडिकेशन चल रही हैं, तो उनको क्या है मॉनिटर करना, जिसमें क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं कि ड्रग जो है इफेक्टिवनेस दिखा रहा है या इनइफेक्टिवनेस दिखा रहा है, तो उस चीज़ को मॉनिटर करना। उसके साइड इफ़ेक्ट, अगर वो कोई टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है तो उसको जो मॉनिटर करना, ये और किसी तरह की एलर्जिक ड्रग रिएक्शन अगर वो दिखा रहा है ड्रग, तो उसको जो मॉनिटर करना, ड्रग इंटरेक्शन को मॉनिटर करना। तो ये सभी क्या है जो टोटल ड्रग थेरेपी रहती है तो उसको क्या है फार्मासिस्ट के द्वारा जो है मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट की जो काउंसलिंग करना, ठीक है, कि वो जो खुद से जो दवा है वो कैसे ले सकता है, यानी अगर वो हॉस्पिटल के अंदर है तो वो अपने आप जो है दवा कैसे ले सकता है, तो इस चीज़ से उसे जो है प्रॉपर जो है उसकी ट्रेनिंग देना। और इसके अलावा कि अगर वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तब उसे जो मेडिकेशन किस तरीके से लेनी है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पेशेंट को जो इन्फॉर्म करना, उसे जो प्रॉपर एजुकेट करना, उसकी जो काउंसलिंग करना, ये भी क्या है फार्मासिस्ट का काम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो क्या फार्मासिस्ट की रहती हैं, जो उसे करनी है। तो इसमें सबसे पहला रहता है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी फार्मासिस्ट है वहाँ पे उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी जो क्या जूनियर फार्मासिस्ट है जिन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फार्मेसी जो एक्सटर्न्स रहते हैं, ठीक है, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्लर्क्स हुए, कुछ स्टूडेंट हुए, नर्सेज हुए, या जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो एजुकेट करना, प्रॉपर उन्हें गाइड करना, ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है और ये उसकी जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है वो क्या फिजिशियन को प्रोवाइड कराना, डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराना, जो नर्सेज हैं उनको जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे हेल्थ केयर पर्सनल है तो उन सभी को जो है ड्रग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म करना, ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है और ये उसकी जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये हो गए हमारे सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फार्मासिस्ट की रहती हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब हम इसमें एक और नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है तो दोनों में डिफरेंस रहता है, तो दोनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। इसमें क्या रहता है कि ये जो इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है तो ये क्या है हॉस्पिटल के अंदर ही जो है इस ट्रेनिंग को जो दिया जाता है। और इसे जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये क्या है जो संबंध जो मेडिकल जो स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये क्या है उन्हीं में से कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या है इस तरह की ट्रेनिंग को देता है, ठीक है।
और बात करते हैं उस पर्सन की, तो वो क्या है किसी ना किसी एक जो है फील्ड में हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसे उस फील्ड के बारे में नॉलेज होती है। तो कोई ऐसा पर्सन जो क्या है हॉस्पिटल के मेंबर्स में से ही, जो हॉस्पिटल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी में से क्या है वो होता है, यानी उसे क्या सिलेक्ट किया जाता है, और वो क्या है किसी ना किसी एक स्किल में जो एक्सपर्ट होता है, तो वो क्या है एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कि यानी जो भी ट्रेनिंग है वो क्या हॉस्पिटल के अंदर का ही कोई मेंबर होगा जो वो है प्रोवाइड कराएगा। और ये जो ट्रेनिंग जो मेथड रहता है, तो इसमें क्या है जो हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेज रहते हैं है ना, और हॉस्पिटल की जो एक्सपर्टाइज रहती है, तो उसको क्या है डेवलप और डिलीवर करने के लिए इस तरह की जो ट्रेनिंग है उसको दिया जाता है ना। तो ये चीज़ भी आपको जो ध्यान रखनी है। साथ में हम बात करें कि इस तरह की ट्रेनिंग को दिया किया जाता है और किसे दिया जाता है, तो इसे दिया जाता है कि जो भी हॉस्पिटल में जो नया स्टाफ आता है, जो भी नई नई ज्वाइनिंग्स हुई हैं, जो भी क्या है रिक्रूटमेंट हुई है, और जो हॉस्पिटल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उसमें क्या है नई नई तरह की ज्वाइनिंग होती हैं, तो उनको क्या है आते ही क्या है उनको एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करना है। तो ये क्या है हॉस्पिटल के अंदर ही का कोई मेंबर होता है जो क्या उसे ट्रेनिंग देता है कि जो भी नए नए जो लोग आ रहे हैं ज्वाइन होके, तो उनको क्या है जो ट्रेनिंग देना, ठीक है, उन्हें बताना किस तरीके से काम होता है हॉस्पिटल में, किस तरीके से काम करना है। तो यही हमारा इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। और इसे क्या है जो हमारे जो नए रिक्रूटेड जो एम्प्लॉय आते हैं, जो नए नए जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो बताया जाता है, जो नए एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो उनको जो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो हॉस्पिटल की जो क्वालिटी की जो पॉलिसी है, ठीक है, कि किस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो हॉस्पिटल में उनको फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स हैं, तो उस चीज़ के बारे में पहले जो एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल का क्या विजन है, उसका क्या मिशन है, उसके बारे में जो है रूबरू कराया जाता है जो नए एम्प्लॉय रहते हैं उनको। इसके अलावा हम बात करें कि हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उन सभी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन देना नए नए एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको क्या काम करना है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें बताना, उन्हें गाइड करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो एम्प्लॉय रहते हैं तो उनको जो है पढ़ाई जाती है, उन्हें जो है बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या रहते हैं इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं जो क्या है नए नए एम्प्लॉय आते हैं तो उनको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग रहती है इसका क्या पर्पज़ रहता है, तो इस तरह की ट्रेनिंग अगर क्या एम्प्लॉयज़ को दी जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में जो भी नॉर्मल काम रहते हैं तो वो क्या है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो आसान तरीके से उन्हें हैंडल कर पाते हैं और उन कामों को क्या है आसान तरीके से कर पाते हैं। कामों की हम बात करें जैसे हैंडलिंग ऑफ पेशेंट, के पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरह से उसकी हेल्प करनी है। इसके अलावा जो मशीनरी है उसको किस तरीके से क्लीन करना है, और जो मटेरियल रहता है उसको किस तरीके से स्टोर करना है, स्टेरिलाइजेशन किस तरीके से करना है, साफ़ सफाई। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये जो नॉर्मल जो काम रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है तो इन सभी चीज़ों को जो है आसान तरीके से जो है करने की जो क्षमता है वो क्या एम्प्लॉयज़ के अंदर जो डाल दी जाती है कि वो जो आसान तरीके से इन नॉर्मल काम्स को जो कर पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इस तरह की ट्रेनिंग से क्या रहता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं तो वो क्या है आसान तरीके से और बहुत ही कंफर्ट तरीके से अपना जो काम रहता है, उनकी जो जॉब रहती है उसे क्या एग्जीक्यूट कर पाते हैं, आसान तरीके से उस काम को कर पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो या तो जो सुपरवाइजर रहते हैं या फिर क्या है जो डिपार्टमेंट का हेड रहता है, यानी जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला है तो उसका जो हेड होगा वो क्या इस तरीके की ट्रेनिंग क्या है अपने एम्प्लॉयज़ को देगा। इसके अलावा हम बात करें कि और कौन दे सकता है, वहाँ पे क्या है जो एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय रहते हैं जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज़ के बारे में, तो उनके द्वारा भी क्या है ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है नए नए एम्प्लॉयज़ को। और यहाँ पे हम बात करें एक और अपनी लाइन की, तो ये जो ट्रेनिंग है तो ये उन एम्प्लॉयज़ को भी दी जाती है जो क्या है ट्रांसफ़र किए गए, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनको क्या है ट्रांसफ़र किया गया है, या फिर क्या उनको जो रोटेट किया जाता है, यानी समय समय पर उनकी जो पोजीशन है उनको चेंज किया जाता है। तो इस तरह के जो एम्प्लॉय रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो उनको भी क्या है इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, ताकि जो वहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट में वो दोबारा से जा रहे हैं रोटेट होके, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो प्रोसीजर हैं उनसे क्या आसान तरीके से फैमिलियर हो पाएँ, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो काम करने के तरीके हैं उनको क्या अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाएँ आसान तरीके से, और जो भी उन्हें नए नए काम वहाँ पे मिलेंगे तो उन सभी को क्या अच्छे तरीके से कर पाएँ, और वहाँ पे उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको भी क्या है वो अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इस तरह के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए भी क्या है ये जो ट्रेनिंग सेशन रहता है इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, तो इंटरनल की हमने बात कर लिया, अब एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या है कि बाहर से जो है कोई आता है और वो क्या है एक तरह की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो मेंबर जो रहता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा तो वो हॉस्पिटल का नहीं रहता है, वो क्या है कोई आउटसाइड द हॉस्पिटल रहता है, कोई बाहर से जो है मेंबर को जो बुलाया जाता है।
इसके अलावा हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम रहता है तो इसमें क्या है, जो एक्सटर्नल कोर्सेज रहते हैं यानी एक्सटर्नल जो ट्रेनिंग रहती है वो जो प्रोवाइड कराई जाती है। और किसके द्वारा कराई जाती है प्रोवाइड, कि कुछ जो प्रोफेशनल्स रहते हैं जो क्या स्किल्ड रहते हैं या फिर क्या एक्सपर्ट रहते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो ट्रेनिंग देने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिस बारे में वो बताने वाले हैं, तो वो क्या है उस फील्ड में क्या है स्किल्ड रहते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है। और वो क्या है आउटसाइड द हॉस्पिटल जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो वो क्या है ट्रेनिंग को जो हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि जो बाहर जो हॉस्पिटल से जिस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, तो उससे क्या है कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब क्या है बाहर से कोई पर्सन आके बाहर क्या चल रहा है यानी आउटसाइड परसेप्शन क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जब वो ट्रेनिंग देगा हॉस्पिटल के अंदर आके, तो इससे क्या है काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ जो है नई नई जो अप्रोचेस मिलेंगी, कुछ नए तरीके मिलेंगे सीखने के लिए, ठीक है, कि हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन क्या है बाहर से आके कोई इंसान बाहर का जो परसेप्शन है उसके हिसाब से जो चीज़ें सिखा रहा है हॉस्पिटल के अंदर आके, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जो क्या है हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है तो उससे जो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं कभी कभार, तो ये भी इसका एक बेनिफिट रहता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ एडिशनल एग्जांपल्स की कि क्या क्या जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो सबसे पहला आता है एडवांसमेंट, इंट्रोडक्शन या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्या सिचुएशन के हिसाब से जो अपग्रेड हो पाए, कि यानी कोई भी क्या कंडीशन कभी कभार बन जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके हिसाब से क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तब आपको क्या करना है। और इसमें क्या है ये जो ट्रेनिंग रहती है, तो हम एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसे हॉस्पिटल में क्या है नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो उनकी जो सर्विसिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो एडवांस्ड केयर रहती है और जो ट्रीटमेंट रहता है पेशेंट का, तो वो किस तरीके से करना है, तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को दी जाती है। इसके अलावा कुछ मॉक ड्रिल्स भी कराए जाते हैं, यानी क्या है एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको क्या है कंडक्ट किया जाता है एक साल में 2 बार उसे कंडक्ट किया जाता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उनको क्या है ये दी जाती है, ठीक है। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं तो इसमें क्या है हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे कई बार क्या है क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उस टाइम पे जो है कैसे उन्हें हैंडल करना है। जैसे हम क्रिटिकल सिचुएशन की हम बात करेंगे, जैसे आग लग जाती है हॉस्पिटल के अंदर, या फिर क्या है कोई बॉम्ब का जो थ्रेट है वहाँ पे अगर कोई पता चलता है, ठीक है, या फिर क्या है जो मास कैजुअलिटीज है अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है ऐसा, तो इस केस में क्या है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या है किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ पे काम करना है किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स है फिजिकल ट्रेनिंग है यानी जो मॉक ड्रिल्स हैं वो उन्हें जो है दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम रहता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आती हैं। ये जो दोनों ट्रेनिंग है ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी रहती है तो उनके कुछ कोड ऑफ एथिक्स रहते हैं, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो 8 प्रिंसिपल हमारे रहेंगे, यानी हमारे जो 8 एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब होते हैं मोरल प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत रहते हैं हमारे, ठीक है, जो क्या हमें जो फॉलो करने रहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो मोरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो इनका मतलब रहता है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ मोरल ड्यूटी, ठीक है। तो क्या रहता है एक तरह की साइंस रहती है, यानी मोरल ड्यूटीज यानी कुछ सिद्धांत रहते हैं जिनको क्या फॉलो करना रहता है। इसके अलावा हम बात करें एथिक्स इन द रिलेशन टू फार्मेसी कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स हमारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के एथिक्स हो सकते हैं। अगर ये सिद्धांत हमारे फार्मेसी से रिलेटेड है तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल एथिक्स हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें रूल्स बाई विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शंस एंड सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। तो रूल्स अगर कुछ बनाए जाते हैं, जैसे कि जितने भी वहाँ पे मेंबर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो भी वहाँ पे पर्सनल्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रूल्स बनाए जाएं और क्या कुछ सेट ऑफ एक्शंस बनाए जाएं, कुछ स्टैंडर्ड्स उनके लिए बनाए जाएं जिनके तहत उन्हें काम करना है, यानी कुछ सिद्धांत बनाए जाएं कि आपको भैया ऐसे ही काम करना है, इनके अलावा आपको जो कुछ नहीं करना है। तो ये होते हैं हमारे सिद्धांत होते हैं कि आपको इसी सिद्धांत पे चलना है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि आपको जो है अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो गांधी जी का ये मोरल्स हो गए, ये उनके एथिक्स हो गए कि आपको जो है अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो ये उनके सिद्धांत हो गए, ठीक है। तो जितने भी लोगों को ये बात वो बोलेंगे कि आपको जो है अहिंसा के रास्ते पे चलना है, तो ये उनके सिद्धांत हो गए और लोग जो है उनको फॉलो करेंगे। इसी तरह से कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी कुछ सिद्धांत बनाए जाएंगे कि आपको जो इसी तरीके से काम करें, इन सिद्धांतों पर ही काम करना है, तो इनको हम बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। तो ये आपके आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाई PCI फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट, ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट काम करते हैं, इंडियन फार्मासिस्ट काम करते हैं,
तो जितने भी जो कोड ऑफ जो एथिक्स रहते हैं, फार्मास्यूटिकल एथिक्स रहते हैं, ठीक है, तो इनको क्या है पीसीआई के द्वारा उन्हें बनाया जाता है, ठीक है। और इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इंडियन फार्मासिस्ट हैं उनको क्या है गाइडेंस मिल सके कि आपको जो है किस तरीके से काम करना है, किन सिद्धांतों के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8 हमारे टोटल प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, ऐसे हमारे टोटल 8 प्रिंसिपल हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस पूरी थ्योरी को पढ़ने से पहले, कि इस तरह का अगर जो क्वेश्चन है अगर वो पूछा जाता है तो अगर ये 10 नंबर में अगर पूछा जाता है तब तो आपको क्या है जो सिद्धांत है यानी जो प्रिंसिपल है ये तो आपको लिखना ही है। इसमें क्या है आपको इस प्रिंसिपल के बारे में 1-2 लाइन और आपको लिख देनी है। तो इस तरह से अगर आप पूरे के पूरे जो 8 जो प्रिंसिपल हैं उनको आप करोगे तब तो आपको ऐसे लिखना है। अगर 10 नंबर में पूछा गया है तो आपको प्रिंसिपल के साथ साथ आपको 1-2 लाइनें और उसमें लिखनी पड़ेंगी उसके बारे में। तो ये तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे जो 5 नंबर में पूछा जाता है तब आपको ये जो लाइन है इसके अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको केवल क्या है प्रिंसिपल आपको लिख देने हैं सारे के सारे। जो 8 के 8 जो प्रिंसिपल है बस वही आपको हेडिंग लिख देनी है, उनके बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है तब आपको प्रिंसिपल के साथ साथ आपको ये कुछ लाइनें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरा अनुमान है कि इस बार इसे जो 5 नंबर में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए आप इनकी हेडिंग्स को जरूर याद कर लेना। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और चीज़ है कि जब भी आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ें तो आपको जो है एग्जैक्ट इसी तरह से लिखना है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये एथिक्स हैं, तो ये क्या सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है ये गलत हो जाएगा और आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रिंसिपल में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से लिखे गए हैं, उन सभी को आपको एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ना है और वैसा ही आपको छाप के आना है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आपको जो इस चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैं आपको केवल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। मैं ये थ्योरी है इसको रीड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी जो 1-2 लाइनें जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं उनको आप खुद पढ़ लेना। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप बता देना, मैं आपको अलग से जो है समझा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको जो है ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल हमारा बोलता है कोड ऑफ एथिक्स का। तो जो फार्मासिस्ट रहता है तो उसको क्या रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ तो उसको जो है अच्छे तरीके से बना के रखना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, पूरी अखंडता के साथ और पूरी करुणा और दया भाव के साथ। क्या है उसे जो है अपनी जो रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ उसे जो है बना के रखना चाहिए और पूरी ईमानदारी से, अखंडता से और करुणा का भाव जो है रखना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल हमारा बोलता है, ठीक है, कोड्स ऑफ एथिक्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको टोटल हमारे 8 जो प्रिंसिपल है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और 5 नंबर में पूछा जाता है तब आपको जो प्रिंसिपल लिखना है, केवल हेडिंग लिखनी है। इसके अलावा अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो आपके इसके बारे में 1-2 लाइनें और लिख देनी है। तो मेरा मानना है कि 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, इसलिए आप क्या है इसकी हेडिंग को तो कम से कम आप पढ़ ही लेना अच्छे तरीके से। और एथिक्स के हम दूसरे प्रिंसिपल की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि फार्मासिस्ट ऑनर द इंडिविजुअल नीड्स, वैल्यूज एंड डिग्निटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट रहता है ना, तो जो पेशेंट की जो ज़रूरतें रहती हैं, ठीक है, और उसकी जो गरिमा रहती है, उसका जो सम्मान रहता है, तो उसको क्या है फार्मासिस्ट जो है उसे बना के रखता है। यानी फार्मासिस्ट क्या है पेशेंट का सम्मान करता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो गरिमा है, तो इन सभी का क्या है फार्मासिस्ट सम्मान करना चाहिए, फार्मासिस्ट को सम्मान करना चाहिए पेशेंट की इन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा दूसरा प्रिंसिपल बोलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, फार्मासिस्ट सपोर्ट द राइट ऑफ द पेशेंट टू मेक पर्सनल चॉइसेज अबाउट फार्मेसी केयर। इसका मतलब होता है कि जो वहाँ पे पेशेंट है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, तो अगर वो चाहता है वो अपनी इच्छा से क्या है जो फार्मेसी की जो केयर मिल रही है उसे, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल केयर वहाँ पे उसे मिल रही है, जो उसकी देखभाल की जा रही है, अगर पेशेंट चाहता है कि वो उसके हिसाब से हो, यानी वो जैसे चाहता है उसके हिसाब से उसकी जो केयर है वो की जाए, ठीक। तो फार्मासिस्ट को क्या है इस चीज़ का सपोर्ट करना है कि अगर पेशेंट चाहता है वो उसकी इच्छा से जो है उसके हिसाब से जो उसकी देखभाल की जाए, तो फार्मासिस्ट को क्या है उसके समर्थन करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। और पेशेंट जैसा चाहता है उसके हिसाब से जो कुछ काम उसे करने चाहिए। तो ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल बोलता है एथिक्स का। हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल आता है एथिक्स का, तो वो हमारा फार्मासिस्ट प्रोवाइड ए कंप्लीट केयर टू द पेशेंट एंड एक्टिवली सपोर्ट द पेशेंट राइट टू रिसीव कॉम्पिटेंट एंड एथिकल केयर। इसका मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट रहता है तो वो क्या है अधिकार कुछ जो है उसे जो है कुछ अधिकार जो है प्रदान करता है रोगी को, कि रोगी जिस तरह से चाहता है, जो पेशेंट है जिस तरीके से वो चाहता है कि उसकी जो है देखभाल की जाए, और जो पेशेंट है अगर वो चाहता है कि कुछ जो है नैतिक तरीके से, ठीक है, या फिर क्या है सक्रिय तरीके से, यानी जो एक्टिव तरीके से उसकी जो देखभाल की जाए, या फिर क्या अपने हिसाब से वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, कुछ देखभाल अपने कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहता है,
तो क्या जो फार्मासिस्ट रहता है तो वो क्या है उसे पूरे अधिकार जो है उसे देता है, ठीक है, पूरे उसके राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है फार्मासिस्ट पेशेंट को जो प्रोवाइड कराता है कि आपके राइट्स हैं, जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आप जो अपनी देखभाल करवाना चाहते हो, तो ये आपको पूरे पूरे राइट्स हैं। तो ये क्या है फार्मासिस्ट जो है प्रोवाइड करता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा फार्मासिस्ट प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि उसकी गोपनीयता, यानी अगर वो चाहता है कि उसकी कुछ प्राइवेसी हो, ठीक है, जैसे पेशेंट क्या है वहाँ पे भर्ती हुआ तो उसकी कुछ प्राइवेसी रहती है, ठीक है, जो क्या है चाहता है कि जो फार्मासिस्ट है वो किसी को बताए ना, या फिर क्या उसकी कुछ बातें हैं जैसे क्या है वो गोपनीयता रखे, यानी क्या उसे जो है प्राइवेसी क्या है ऐसे प्राइवेट तरीके से किसी को बताए ना, ठीक है, यानी प्राइवेसी को क्या है मेंटेन करके रखना। तो फार्मासिस्ट क्या रहता है कि उसकी जो प्राइवेसी है उसको क्या प्रोटेक्ट करता है, और ये उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके सिद्धांत होते हैं फार्मासिस्ट के कि जो पेशेंट के जो प्राइवेसी है, ठीक है, तो उसको क्या है मेंटेन करके रखना, उसे प्रोटेक्ट करना, जो अधिकार है वो क्या है पेशेंट को जो प्रोवाइड कराता है फार्मासिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा फार्मासिस्ट रेस्पेक्ट द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ द कलीग्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसका मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट रहता है तो वहाँ पे जितने भी जो हेल्थ प्रोफेशनल, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जितने भी कलीग्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल्स हैं, अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, यानी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो जो उनकी एबिलिटीज हैं, तो फार्मासिस्ट क्या है उन सभी चीज़ों का सम्मान करता है, ठीक है। तो ये इसका छठवां जो है प्रिंसिपल हो गया हमारा एथिक्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेवेंथ प्रिंसिपल की, जो हमारा फार्मासिस्ट एंडीवर टू एंश्योर दैट द प्रैक्टिस एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट्स टू सेफ एंड इफेक्टिव फार्मेसी केयर। इसका मतलब होता है कि फार्मासिस्ट इस चीज़ को भी एंश्योर करता है कि जो फार्मेसी केयर प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को, तो वो क्या सेफ रहे, इफेक्टिव तरीके से, और जो एक एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है, जो प्रैक्टिस एनवायरनमेंट रहता है तो वो भी क्या सेफ और इफेक्टिव रहे। तो इस चीज़ को एंश्योर करना भी फार्मासिस्ट का काम रहता है और ये उसका सिद्धांत भी रहता है, ठीक है। और इसका जो सबसे लास्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारा फार्मासिस्ट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर इन द इवेंट ऑफ जॉब एक्शन, फार्मेसी क्लोजर और कॉन्फ्लिक्ट विद मोरल बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है तो ये इस चीज़ को भी एंश्योर करता है कि जो फार्मेसी में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कंटिन्यू यानी बना रहे, ठीक है, और वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, जॉब जिस तरीके से वहाँ पे की जा रही है, ठीक है, और जो भी वहाँ पे, और अगर वहाँ पे कोई संघर्ष की स्थिति जो बनती है, वहाँ पे कोई चैलेंज जो है वहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसको वो क्या है निरंतर जो फार्मासिस्ट है वो क्या है उसको एंश्योर करके चले, किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति आती है, कोई भी चैलेंज वहाँ पे आता है तो फार्मासिस्ट जो है उसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करे, ठीक है, और उसको क्या है पूरा सॉल्व करे, और वहाँ पे जो है फार्मेसी का जो वर्क है, ठीक है, उसको जो है एंश्योर करे। तो ये हमारा आठवां प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 8 जो एथिक्स के प्रिंसिपल हो गए, जो आपको हेडिंग आपको एटलीस्ट आपको याद रखनी है, और 5 नंबर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको जो केवल हेडिंग अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, और जिस तरीके से दी है उसी तरीके से आपको पढ़नी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा, आप चाहो तो आप इसके कुछ पॉइंट्स को भी पढ़ लेना, क्योंकि हर हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इन सभी को आप रीड कर लेना। तो अगर 10 नंबर में बाई चांस इनकेस अगर पूछा जाता है, चांसेस बहुत कम है 10 नंबर में पूछे जाने के, लेकिन अगर पूछा जाता है तब आप एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको जो रीड करके नहीं बताऊंगा पॉइंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप जो खुद से रीड कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स, ठीक है। तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं कि नर्सिंग होम क्या होते हैं, क्लिनिक्स क्या होते हैं। क्लिनिक्स की हम बात करें तो ये क्या एक तरह के हॉस्पिटल ही होते हैं, जहाँ पे क्या है मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, चेकअप होता है और एडवाइस जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ये क्या है जो क्लिनिक शब्द है, ये क्या है जो एक ग्रीक वर्ड है क्लीनिन, ठीक है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्लोप, लीन या फिर रिक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आउट पेशेंट होते हैं कि बाहर से पेशेंट आया तो वो क्या है इसके अंदर जाके अपना डायग्नोसिस करवा सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है ना, किसी तरह की थेरेपी भी ले सकता है। और यहाँ पे क्या उसे पूरी रात रुकना नहीं रहता है, ये केवल आउट पेशेंट के लिए होता है कि आउट पेशेंट इसमें सीधे आता है बाहर से, डॉक्टर से दवाइयाँ लेता है और चला जाता है, इसमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि एडमिट होने के लिए क्लिनिक्स नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो ये क्या एक तरह का हॉस्पिटल डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे जो पेशेंट आता है, ठीक है, और वो जो अपनी प्रॉब्लम है वो क्या डॉक्टर के साथ डिस्कस करता है और डॉक्टर उसे दवाइयाँ लिख देता है और पेशेंट लेके चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो क्लिनिक होते हैं तो ये क्या 4 से 5 घंटे एक दिन में जो है खुले रहते हैं, 4 से 5 घंटे तक खुले रहते हैं पर डे। इसके अलावा जो क्लिनिक रहते हैं तो ये क्या प्राइवेटली या फिर पब्लिकली जो हैंडल किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर रहता है, ठीक है, तो उसको क्या है ये कवर करते हैं। और इसके अलावा जो भी जो लोकल कम्युनिटी रहती है, जो भी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो उसकी जो नीड्स हैं, ठीक है, उनके जो ट्रीटमेंट करवाना है उन्हें, ठीक है, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो सारी जो ज़रूरत है ये क्लिनिक्स जो है पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग होम्स की। तो ये भी क्या है, ये उस तरह के पेशेंट के लिए बना है
जो क्या है हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि क्या है हमें हॉस्पिटल में भर्ती ना होना पड़े, लेकिन हमें घर जैसी सुविधाएं मिली। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या, इस तरह के पेशेंट के लिए क्या नर्सिंग होम्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है सारे जो फंक्शन होते हैं वो हॉस्पिटल की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या है जो वहाँ पे सुविधा होती है वो घर की तरह होती हैं। ये जो एक छोटे छोटे जो क्लासिफाइड जो है घर टाइप के जो एकोमोडेशन रहते हैं, यानी घर जैसे रहते हैं, ये देखने में घर जैसे लगते हैं, ठीक है। और इनमें जो एक हेल्थ मैनेजमेंट रहता है प्रॉपर। इसके अलावा ये जो बनाए जाते हैं ये टारगेट किए जाते हैं जो ओल्ड जो पर्सन्स होते हैं, यानी जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, तो उनकी केयर के लिए इन्हें पर्सनली बनाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो स्पेशलिटी होती है तो वो ये रहता है कि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म केयर की जाती है, यानी लंबे समय तक जो पेशेंट की यहाँ पे देखभाल की जाती है। इसके अलावा इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कॉन्वलसेंट होम, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी SNF, या फिर केयर होम, रेस्ट होम, या फिर इंटरमीडिएट केयर, ठीक है। इन अलग अलग नामों से जो नर्सिंग होम्स को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ रहता है वो क्या है मेडिकल केयर तो प्रोवाइड कराता ही है, साथ ही साथ क्या है फिजिकल स्पीच एंड जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है, और जैसे हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो क्या प्रोवाइड कराता है यहाँ का जो स्टाफ रहता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे कुछ स्पेशल केसेज की, जैसे किसी को क्या है याद नहीं रहता है, उसे क्या है एल्जाइमर डिजीज है, तो इस तरह के पेशेंट के लिए क्या है कुछ स्पेशल सर्विसेज भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 24/7 स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी 24 घंटे 7 दिन तक के स्पेशल ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है अगर किसी पेशेंट को जो है रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ कस्टोडियल केयर भी क्या है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे क्या है पेशेंट को नहाना, उसे ड्रेस करना, ठीक है, उसे कपड़े वपड़े पहनाना, और इसके अलावा उसके खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो देखी जाती हैं। तो ये हमारे नर्सिंग होम होते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में, ये हम इंटर डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं, जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मासिस्ट कौन होते हैं। तो हेल्थ प्रोफेशनल रहते हैं जो क्या करते हैं, जो साइंस ऑफ फार्मेसी रहती है तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें तो इनका मेन काम क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्रग को डिस्पेंस करना इनका मेन काम रहता है। जो दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखते हैं तो जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन रहती है तो उनको डिस्पेंस करना इनका मेन काम रहता है। इसके अलावा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और रोल रहता है कि फार्मास्यूटिकल केयर जो है प्रोवाइड करना पेशेंट को। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के लिए कि ये क्या है पेशेंट को जो है इन्फॉर्म करें, उसके बारे में उसे बताएं, एजुकेट करें कि उसकी डिजीज की स्टेट क्या है, उसे क्या है क्या मेडिकेशन लेनी है, किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट करना है हर ऑर्डर का और उसकी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है पेशेंट में, तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करना, ठीक है। इसके अलावा आउटकम फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है मॉनिटर करना, और ये जो जो पूरी की पूरी जो फार्मास्यूटिकल केयर है तो ये पेशेंट को प्रोवाइड कराना, तो ये काम क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो फार्मासिस्ट रहता है तो उसको क्या इन्फॉर्म करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है, और क्या जो जनरल पब्लिक रहती है तो उनको क्या है प्रोवाइड करना, उन्हें क्या एजुकेट करना, यानी पेशेंट को, उसके साथ ही जो जनरल पब्लिक रहती है, ठीक है, जो आम जनता रहती है, तो उन सभी को भी क्या है एजुकेट करना, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना कि दवाइयाँ किस तरीके से अपने अनवांटेड इफेक्ट दिखाती हैं, ठीक है, तो उनको आपको ऐसे ही नहीं खाना है। इसके साथ साथ क्या है कि जो अनवांटेड जो इफेक्ट रहते हैं जो दवाइयाँ दिखाती हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है, उनके जो है घातक जो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन चीज़ों को, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है मॉनिटर करना। साथ में क्या है जो अदर जो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल रहते हैं तो उनके साथ क्या है कोलैबोरेशन करना, ठीक है, और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहती है तो उनके साथ कोलैबोरेट करके ये सारी की सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करना, उनके साथ मैनेजमेंट करके जो आम जनता है जो पेशेंट है तो उनको एजुकेट करना, तो ये काम भी क्या है फार्मासिस्ट का रहता है। इसके अलावा क्या है रोल इन हेल्थ मेजरमेंट, तो हेल्थ मेजरमेंट में भी क्या है फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फार्मासिस्ट का एक और रोल रहता है कि जो ट्रांसमिटेड डिजीज रहती हैं जैसे एड्स वगैरह, तो उसके बारे में क्या है जो लोग हैं, ठीक है, जो पेशेंट हैं, जो आम जनता है, उनको क्या है उसके बारे में अवेयर करना, उन्हें बताना कि ये जो डिजीज होती है, जो ट्रांसमिटेड डिजीज रहती हैं, तो वो किस तरीके से जो फैलती हैं, तो उन्हें क्या है डिजीज़ को एक्सप्लेन करके बताना, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलती है वो, किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना पीपल्स को, ये भी इसका काम रहता है। तो इसके लिए क्या है पेशेंट काउंसलिंग करना, यानी ये फार्मासिस्ट का एक और क्या है अच्छा रोल रहता है, ठीक है, जिसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है पेशेंट की काउंसलिंग करता है, और ये अच्छा तरीका रहता है कि इससे क्या है पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट का रोल जो है एपिडेमियोलॉजी में भी रहता है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है
कि जो स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहती है, तो उनको क्या है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उन्हें क्या है नॉलेज जो है हेल्थ रिलेटेड इवेंट करना, वहाँ पे जाके उन्हें बताना किस तरीके से जो डिजीज होती हैं वो फैलती हैं या फिर किस तरीके से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक पॉपुलेशन को जो है गाइड करना, तो ये हमारा एपिडेमियोलॉजी रहता है। इसके अलावा इनका और भी रोल रहता है, जैसे अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो नई नई गाइडलाइंस आती हैं दवाइयों से रिलेटेड, है ना, जो नई नई दवाइयाँ भी आती हैं, ठीक है, और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं या फिर जो मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आती हैं नई नई, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है बताना पेशेंट को, ये भी इनका रोल रहता है। साथ में क्या है, जो पेशेंट अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जो प्रॉपर आंसर देना, यानी वो किसी अदर मेडिकल स्टाफ से जाके पूछे उसका आंसर, इससे पहले क्या है फार्मासिस्ट को उसके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ये सब आप जानते हैं तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रोल क्या फार्मासिस्ट के रहते हैं। यहाँ पे आके हमारा जो चैप्टर 4 है ये फिनिश हो चुका है। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा थ्योरेटिकल है, आप इसे पढ़ लेना। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर 4 हो गया ख़त्म। एक और चैप्टर बचा, उसे भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।